United States and Israel launched coordinated strikes on Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. The U.S. launching fighter jets, missiles, and drones after a massive U.S. military buildup across the region. ईरान का वॉर का इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे क्या हो रहा है एंड इंडियन इकोनॉमी पे क्या हो रहा है, उस पर हम बात कर सकते हैं क्या? बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सो आई प्रिपेयर्ड समथिंग जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अपन वॉर को लेके और क्रूड को लेके बहुत सारी चीज़ें अपन इसमें देखने वाले हैं. जैसे इसमें जो मेन फैक्टर आएंगे, प्राइस क्यों राइज हुआ, सबको पता है. यूनिक ईरान रिस्क क्या है, ग्लोबल डिपेंडेंसी क्या है, इमीडिएट मार्केट रिएक्शन क्या है, देन फियर वर्सेस रियलिटी एंड फ्यूचर सिनेरियो. लगभग ये 6 टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं. स्लाइड्स आर लगभग 34 स्लाइड्स है और 34 स्लाइड्स में लगभग एवरेज 2 मिनट्स, तो इट्स टेक 60 मिनट्स अराउंड. सो ये सब कुछ अपन आज के तारीख में, आज के डेट में कवर करने वाले हैं. ईरान वॉर, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों शुरू क्यों हुआ. बेसिकली मेरा नीचे बात हो रहा था, ये जो लड़ाई है बेसिकली ईरान वर्सेस मिडल ईस्ट या ईरान वर्सेस यूएसए या इजराइल, इसका एक बहुत बड़ा कॉम्बो है. यूएस इजराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहिए. जो एक्सट्रीमिज्म जो करता है ईरान, एक्सट्रीम मुस्लिम कंट्रीज या जो एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर आता है, ये एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर नहीं चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, मिडिल ईस्ट के अंदर जो न्यूक्लियर पावर है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल बना रहे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर अगर और कोई कंट्री बनता है तो वो थ्रेट देगा पूरी दूसरी कंट्रीज को. दूसरी कंट्रीज को थ्रेट आएगा तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाए, नंबर 1. नंबर 1 मैंने बताया कि एक्सट्रीमिस्ट कम हो. सेकेंड, न्यूक्लियर पावर वहां पर ना बढ़े, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जैसे बढ़ेगा वहां का जो पूरा सीनियर है मिडिल ईस्ट का वही चेंज हो जाएगा. इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये वॉर शुरू हुई है. अब वॉर शुरू हुए तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस पूरे वर्ल्ड पे जाएंगे. पूरा वर्ल्ड इसको भुगत रहा है. कैसे भुगत रहा है? सबसे पहले जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है यहाँ पर, कितना बड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है यहाँ पर. सबसे बड़ा सप्लाई कितना इंपैक्ट हुआ, इससे ज्यादा फियर ज्यादा है. मतलब एक्चुअल इंपैक्ट कितना है वो लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, उससे ज्यादा फियर पे काम चल रहा है. स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स कितने पे काम करता है, ये आज का सीनियर है वहां का कि ईरान का कंडीशन क्या है. इस स्टेट ऑफ हॉर्मोन से 21 मिलियन बैरल्स पर डे यहां से निकलता है. बिफोर नॉर्मल ऑपरेशंस इस तरीके से वहां पर शिप का मूवमेंट होता था, और आफ्टर पोस्ट अटैक लगभग सभी जो टैंकर्स है वो आके चौक हो गए हैं हार्मोन्स के चेक पॉइंट के ऊपर. लगभग 150 ऑयल एंड एलएनजी टैंकर्स वहां पर आके चौक हो गए हैं, जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं. राइट. सो ये जो सिनेरियो है, ये ब्लॉकेज जो है, ये ब्लॉकेज पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहा है. जो नॉर्मल 80 टैंकर्स पर डे यहां से मूवमेंट होता था, इस मूवमेंट को ईरान ने चौक कर दिया है. इस चौक से क्या हो गया? अच्छा, इसका इंपैक्ट ये है 21 मिलियन बैरल्स पर डे वहां से लॉक हो गया. वहां से आना जाना जो है 20 मिलियन बैरल का लॉक हो गया है, जो 84% मार्केट, एशियन मार्केट्स को इंपैक्ट कर रहा है. इसमें कितना परसेंटेज है अपन आगे देखेंगे, लेकिन इसमें मेजर चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, ये मेजर कंट्रीज है जहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है. बात कर, यहां पर मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा. क्या इंपैक्ट हो रहा है? सो थ्रेट नेक्स्ट डोर, हार्मोन्स जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है, ये बेसिकली अगर इस तरीके से ये यहां से मोमेंटम होता है, यहां पर ईरान ने अपना क्या किया है, ईरान ने अपना असला बारूद लगा के रख दिया है कि यहां से गुजरोगे तो मैं मार दूंगा. और उसने किया भी. लगभग 12 टैंकर्स उसने, इंडिया का भी उसमें एक जो टैंकर है उसको उसने उड़ाया वहां पर, और लगभग 12 टैंकर से यहाँ पर जो उसने उसको अफेक्ट किया और इसको जला दिया. इसका फियर इतना बड़ा हुआ कि यहाँ पर लगभग ट्रैफिक खत्म हो गया है.
एक्सपेक्ट चाइना का जो शिपमेंट है वो प्रॉपरली चल रहा है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कल परसों से इंडिया को भी कुछ गुड न्यूज़ मिली है, एक टैंकर वहाँ से पास होके आ गया है और लगभग और 2 टैंकर्स मेरे ख्याल से वहाँ से और पास हो चुके हैं। सो इंडिया का भी हो सकता है इस आने वाले वीक के अंदर हो सकता है हमारा वहाँ से जो क्रूड आना है, LNG आना है, वो स्ट्रीमलाइन हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मैंने पहले बोला आपको, फियर जो है, एक्चुअल सप्लाई कितना इम्पैक्ट हुआ है, उससे ज़्यादा फियर बहुत बड़ा है। उस फियर का इम्पैक्ट क्या हुआ, 22 जनवरी के आसपास जब उन्होंने लगभग ये वर्किंग स्टार्ट किया तो इमीडिएट राइज 1 वीक के अंदर लगभग 35% का राइज आया था, राइट। और उसका फाइनल इम्पैक्ट ये दिखा कि लगभग $119.50 करंट सिनेरियो में क्रूड जाके टच करके आ गया है। अब वो फ्लक्चुएशन चल रहा है, लेकिन इज द हाईएस्ट, यहाँ से 126 तक भी चला था, लेकिन 119 तक ये क्लोज हो चुका है। तो ये एक्चुअल हुआ क्या है यहाँ पर, मार्केट इमीडिएट रिएक्शन जो है 85% वो है फियर, और एक्चुअल 10% जो है वो फिजिकल शॉर्टेज। मार्केट आप सब लोग करते हो, मार्केट में क्या करता है, सेंटीमेंट काम करता है, तो सेंटीमेंट यहां पर काम कर रहा है, 85% फियर है, और 10% का एक्चुअल जो सप्लाई में गैप आएगा उसका इंपैक्ट आने वाले समय में हमको शायद देखने को मिलेगा, या फिर उसका सिनेरियोस क्या रहेंगे हम वो भी उसको अपन देखेंगे, किस तरीके से ये सिनेरियो चेंज होने वाला है और सिनेरियो का इंपैक्ट या बेनिफिट क्या होने वाला है। 3 चीजें हो सकती है, 3 सिनेरियो यहां पर हो सकता है। फर्स्ट सिनेरियो, डीएस्केलेशन, वॉर रुक जाएगी जल्द से जल्द, विद इन अ वीक वॉर शायद रुक सकती है, फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड, प्रोलॉन्ग टेंशन खींचता रहेगा, शायद महीना, 2 महीना, 3 महीने से कम। और तीसरा सिनेरियो है ब्लॉकेड, मतलब जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को रोक के रखा है ईरान ने, ये अगर लंबा खींचा और लंबा इसको अगर उन्होंने प्रोलॉन्ग किया या ब्लॉक बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिया, तो ये 3 सिनेरियो यहाँ पर हो सकते हैं। और तीनों सिनेरियो में क्या होगा, अगर डीएस्केलेशन हो गया तो लगभग $70 से $90 के आसपास बैरल का रेट यहाँ पर आके स्टेबल हो सकता है। प्रोलॉन्ग होता है, जैसे ईरान इराक वॉर के अंदर 1980s के अंदर, लेट 80s 89 के आसपास जो वॉर हुआ था, उस समय ये सिनेरियो वहां पर प्रोलॉन्ग हुआ था टेंशन। उस कंडीशन में हो सकता है बैरल के रेट $100 और $120 के बीच में यहाँ पर स्टेबल हुए। और अगर जो सबसे खराब सिनेरियो है, फुल क्लोजर, या फिर उसके जाके वर्स्ट केस सिनेरियो अपन उसको बोल सकते हैं, उस वर्स्ट केस सिनेरियो में $150 से लेके $200 पर बैरल तक रेट भी जा सकता है। दिस इज वर्स्ट कंडीशन, और उसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। जो 1973 के अंदर अरब का जो उनका प्रॉब्लम हुआ था, उसमें लगभग, अगर आप अगले साइड में देखूंगा, वहां पर लगभग बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर आया था, अगले साइड में आएगा। दूसरा इंपैक्ट यहाँ मिलेगा आपको, LNG के जो प्राइजेस है, जो करंट नॉर्मल सिनेरियो में 31.6 यूरो पर टन, या उसका जो भी उसका मेजरमेंट, एक्चुअल मुझे मेजरमेंट नहीं हो रहा, बट वो जो रेट है, अगर ये 1 महीने का ब्लॉकेड अगर होता है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का, तो लगभग हो सकता है ये 74 यूरो तक ये पहुंच जाए, जो कि ऑलरेडी बढ़ना चालू हो गया है। और अगर ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो, अगर 3 महीने के ऊपर चला जाता है, तो इट्स नियर अबाउट 100 यूरो के ऊपर इसका प्राइस चला जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा तकलीफदायक है, क्योंकि कतर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ LNG गैस, और हमारे इंडिया के लिए खासकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस चक्कर में। 5 मेन जो फोर्सेस है जो क्रूड ऑयल की प्राइस को इंपैक्ट करती है, या डायरेक्ट उसके लिए रीजन उसका जो है, वो सबसे पहले है कि सप्लाई कौन कर रहा है, सऊदी अरेबिया, रशिया, US, इराक, UAE मिला के प्रोड्यूस ग्लोब का 40% के आसपास प्लस उसका प्रोड्यूस करती है ये 4-5 कंट्रीज। सेकेंड, डिमांड के अंदर चाइना का डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, एविएशन फ्यूल का डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा फैक्टर है जो प्राइस को इंपैक्ट करता है। थर्ड, ओपेक पॉलिसी, ओपेक का जो प्रोडक्शन है, जो लगभग 55% ऑफ वर्ल्ड का जो क्रूड है वो प्रोड्यूस करते हैं ओपेक कंट्रीज, ये थर्ड फैक्टर है जो इंपैक्ट करता है प्राइस के ऊपर। फोर्थ फैक्टर, फाइनेंशियल मार्केट जैसे फियर पे चलता है, हेज फंड्स, डॉलर्स, उसको मैनेज करता है, तो ये फोर्थ फैक्टर है जो प्राइस को इंपैक्ट कर रहा है। और फिफ्थ, जियोपॉलिटिकल जो केओस चल रहा है पूरा वर्ल्ड में, इज अ फिफ्थ फैक्टर। ये 5 फैक्टर है जो कुल मिला के प्राइस को
इंपैक्ट कर रहे हैं। हेवी वेट्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई, इसमें सबसे बड़ा है यूएस, लगभग 13.3 मिलियन बैरल पर डे, रशिया 10.8, सऊदी अरेबिया 9.5, कनाडा 5.8, इराक 4.4। these are major producer countries. These are major exporter countries. The producer and exporter दो अलग अलग है। एक्सपोर्टर में सऊदी अरेबिया इज हाईएस्ट 6.8 बिलियन, रशिया 4.2 इस करंट ईयर। ये 2023, 23, 24 और 25 इसका ये नंबर्स है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 4 मिलियन, यूएई, इराक, कनाडा, नॉर्वे, कुवैत, नाइजीरिया, ब्राजील, ये मेजर एक्सपोर्टर्स है जो क्रूड एक्सपोर्ट्स करते हैं, जिनके पास प्रोड्यूस हो रहा है और जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। ये कंट्री का सिनेरियो है। सेकेंड जो थ्रस्ट है, जो एनर्जी लग रही है, एनर्जी में 54% जो कंट्रीब्यूट करता है वो ट्रांसपोर्टेशन है। लगभग 13 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में चलता है। सेकेंड सबसे बिगेस्ट है पेट्रोकेमिकल्स, जिसमें प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग से लेके सिंथेटिक फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल में इसका यूज होता है, इज अराउंड 16%। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इज अराउंड 14%। और रेसिडेंशियल पावर, जो ठंड में नॉर्मली ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है रेसिडेंस में, वो है लगभग 16%। सो कुल मिला के ये एक एनर्जी जहाँ पर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पर जाती है। थर्ड में बोला कंट्रोलिंग टैब, ओपेक के पास टैब है, खोल देगा प्राइस नीचे आ जाएगा, लॉक कर देगा तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। सो दोनों कंडीशन है। आउटपुट कट्स में करेगा तो रिस्ट्रिक्टेड ग्लोबल लिक्विडिटी, जो आज की तारीख में सबके पास इजी अवेलेबल है, लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगा। इस सिनेरियो आउटपुट इंक्रीज करेगा तो फ्लड आ जाएगा, मार्केट में फ्लड आ जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा। इट्स अ सिनेरियो जो ओपेक के हाथ में है, जो टैब उनके हाथ में है। थर्ड में बोला जो फाइनेंशियल मार्केट्स, पेपर बैरल्स जो काम करता है, क्योंकि पेट्रो डॉलर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो पूरा कंट्रोल करता है क्रूड मार्केट को, राइट। सो उसका जो ट्रेडिंग होता है आज डॉलर के अंदर होता है, और उसका इम्पैक्ट, अगर प्राइस बढ़ेगा तो इम्पैक्ट आएगा गोल्ड्स के ऊपर, गोल्ड का सिनेरियो बढ़ेगा, उसका डॉलर के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो कुल मिला के ये एक फोर्थ रीजन है जो प्राइस को सीधा सीधा इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी अपन जिसका कारण सबसे बड़ा है, जो कियोस मचा हुआ है, जो टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसका सबसे बड़ा कियोस और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एड्स परमानेंट $4 to $10 प्राइस इंक्रीज, जो ये चल रहा है, इसका परमानेंट इंपैक्ट ये हो जाएगा, $4 to $10 का प्राइस ही बढ़ जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। सेकेंड बड़ा इंपैक्ट है सप्लाई डिस्ट्रप्शन, ऑलवेज overpriced by market in major stocks. The actual reduction in supply is almost always smaller than price reaction. जो मैंने पहले बोला कि एक्चुअल सप्लाई का इम्पैक्ट कितना आएगा उससे ज़्यादा फियर है, और उसका इम्पैक्ट अपने को लॉन्ग टाइम में मिलेगा। ये बहुत सारी ये हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री से हम समझ में आता है कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो अगर आप 1973 का अरब ऑयल एम्बार्गो, जो उसमें 300% तक का क्रूड का प्राइस बढ़ा था, $4 से प्राइस सीधा $12 चला गया था, दिस 1973 के आसपास। गल्फ वॉर 1999 में हुआ था, 135% का वहां पर इंक्रीज देखने मिला था। इराक वॉर में अगेन 60% का राइज देखने मिला था। अरब स्प्रिंग्स में 33% का, अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उसमें 85% का। सो ये हिस्ट्री हमको बताती है कि किस तरीके से वॉर का इंपैक्ट क्रूड के ऊपर होता है। अभी ये कहा जाएगा 2026 में, वी नेवर नो। तो हम एक्सपेक्ट करें, होप फॉर द बेस्ट, कि जल्द से जल्द एक तो टेंशन्स खत्म हो जाए, जो भी उनके डिमांड्स है या जो भी सुलह का जो भी उनका टारगेट है वो हो जाए, और ये ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट ग्लोब को ना दे, क्योंकि इसका अगर इम्पैक्ट बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, बहुत सारा इम्पैक्ट यहाँ पर आता है। क्या इम्पैक्ट आता है? 30% अगर सस्टेन प्राइस इंक्रीज आता है तो पूरे ग्लोब की जो इन्फ्लेशन है, पूरे वर्ल्ड का ग्लोब इन्फ्लेशन है, वो 1.2 से बढ़ जाता है।
पूरे ग्लोब का, इट्स वेरी ह्यूज। ग्लोबल जीडीपी जो है 0.3 से लेके 0.6 तक नीचे चली जाती है। 0.3 से 0.6 ग्लोबल जीडीपी नीचे आना बहुत खतरनाक सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट। और आईएमएफ फ्रेमवर्क एवरी 3% ऑफ सस्टेन इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस ग्लोबल जीडीपी को 0.01, वही जो सिनेरियो पर बताया वही सिनेरियो नीचे आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पूरे ग्लोब को हो सकता है अगर ये वॉर लॉन्ग टाइम चलती है तो। व्हाई ईरान इज यूनिक, इसको जानबूझ के ब्लैक सिनेरियो, क्योंकि ये ब्लैक सिनेरियो है। सो व्हाई ईरान इज यूनिक, ईरान के पास ऐसी क्या चीजें हैं जो चीजें इसको इम्पैक्ट क्रिएटर या इम्पैक्ट देने वाला इसको बनाती है। ये 3.5 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन इसका है ईरान का। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के ऊपर इसका कंट्रोल्ड है, जहां से 21 मिलियन बैरल्स पर डे यहां से ट्रांजिट होता है। सेकेंड, जो 21 मिलियन होता है उसका इम्पैक्ट है 20% ऑफ ग्लोबल मार्केट का जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से वहां से निकलता है, वो 20% क्रूड है पूरे वर्ल्ड ग्लोब का जो रिक्वायरमेंट है उसका। सो ईरान यहाँ पर चौक पॉइंट पे अपना, मैंने पहले बताया कि चौक पॉइंट उसने दबा के रखा है, तो 20% मार्केट के ऊपर या 20% प्रोडक्शन के ऊपर उसका डायरेक्ट या 20% सप्लाई के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर उसका है। इसका इम्पैक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट या लॉस इंपॉर्टेंट है। लॉस किसको हो रहा है? इराक को 28% जो वो स्टेट्स ऑफ एक्सपोर्ट के ऊपर, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के डिपेंडेंट है। कुवैत है 10.1%, सऊदी अरेबिया है 37.2%, ये डिपेंडेंट है, एंड यूएई 12.9%। तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पेस है कैपेसिटी बैकस्टॉप का, आर जियोग्राफिकली टैप्ड बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट जोन। लगभग जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो रिजर्व्स है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन के पीछे अटके पड़े हैं। तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम में आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है। किसको इम्पैक्ट हो रहा है ज़्यादा? 37.7% चाइना को हो सकता है, बट ईरान ने एक तरीके से चाइना को सपोर्ट करके, क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ईरानियन ऑयल, तो उसने उसको ओपन करके रखा हुआ है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं हो रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में। इंडिया सेकेंड 14.7%, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ से कंप्लीट होता है। साउथ कोरिया 12%, जापान लगभग 11%। तो क्लोजर इन द मिडिल ईस्ट ट्रांसलेट इंस्टेंटली टू एन एंग्री एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस अक्रॉस एशिया लार्जेस्ट इकोनॉमीज। सबसे बड़ा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का इम्पैक्ट किसको है? एशियन कंट्रीज को, जो सीधा सीधा हमको यहाँ पर देखने मिलता है। अगर खुदा ना खास्ता चाइना का अगर इंपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आता था तो शायद हो सकता है ये सिनेरियो और खराब हो सकता था। हाँ, इसमें 2-3 अच्छी बातें हुई है। जो इंटरनेशनल रिजर्व्स थे, $1.2 बिलियन का रिजर्व्स इंटरनेशनली लगभग 32 कंट्रीज ने बना के रखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक जिसको हम रिजर्व्स बोलते हैं। उस रिजर्व में से लगभग 400 मिलियन बैरल इन्होंने रिलीज किए हैं। 400 मिलियन बैरल रिलीज करना, इसका मतलब ये है कि लगभग 20 दिन का, क्योंकि 20 मिलियन पर डे का जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से लॉक हो गया है, और 400 मिलियन मतलब 20 दिन का जो स्टॉक है या 20 दिन का रिजर्व जो है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है, वो 20 दिन का इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो यूएस या इजराइल के पास या पूरे वर्ल्ड के पास 20 दिन का बफर खड़ा हो गया है कि 20 दिन का इनके पास निगोशिएशन करने का टाइम मिल गया इनके पास, जिसकी वजह से बेनिफिट ये होगा कि टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट प्राइजेस के ऊपर कम हो सकता है। तो दैट इज अ बेनिफिशियल कि इन्होंने 400 मिलियन बैरल यहाँ पर निकाल के रिलीज करके पूरे वर्ल्ड को एक रिलीज दिया हुआ है। मार्केट का ऑयल फॉर्मूला क्या है? ऑयल फॉर्मूला इज सिंपल, बेस प्राइस इज इक्वल टू सप्लाई और डिमांड फंडामेंटल्स प्लस जियोग्राफिक चेक पॉइंट्स, जो निडल है उसको बोलते हैं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है, प्लस जियोपॉलिटिक टेंशन। ये रिस्क प्रीमियम क्रिएट करता है, राइट। सो ये मार्केट, ऑयल का मार्केट फॉर्मूला या प्राइस फॉर्मूला, ये लगभग यहाँ पर इसका वर्किंग होता है। अब सबके दिमाग में होगा कि यार
अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स अटका पड़ा है तो इसका कुछ दूसरा अल्टरनेटिव होना चाहिए या दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, राइट। सबके दिमाग में नेचुरली आता है कि यार ये लॉक कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि रास्ता बंद हो गया, मतलब जलगांव जाने का एक रास्ता बंद हो गया, ऐसा मतलब थोड़ी कि हम जलगांव जाना बंद कर देंगे, दूसरा रास्ता होना चाहिए। दूसरा रास्ता है, लेकिन वो क्या है, वो है पाइपलाइन, ईस्ट वेस्ट क्रूड पाइपलाइन है, जो सऊदी अरेबिया का जो मेजर एक्सपोर्ट है या फिर जो पाइपलाइन के थ्रू वो कन्वर्ट डाइवर्ट कर सकता है। बट उसका प्रॉब्लम ये है, वो इट्स 5 मिलियन बैरल पर डे को ही वो वहां से बाईपास कर सकता है, और लगभग 15 मिलियन बैरल फिर भी वहां पर अटका पड़ा रहेगा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से। $15 मिलियन का इम्पैक्ट, 15 मिलियन बैरल्स का इम्पैक्ट फिर भी वहीं पे बना रहेगा। सो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को हम बाईपास नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। सुइज कैनाल है, इज वन ऑफ चोक पॉइंट जहां पर हो सकता है, और स्टेट ऑफ मरक्का, राइट। ये 3 चोक पॉइंट्स है, लेकिन ये दोनों को अल्टरनेटिव बहुत बड़े बड़े हैं, इसको अल्टरनेटिव कोई नहीं है, या इसका कोई बाईपास निकालने का जगह नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट सऊदी अरेबिया या ये जो कंट्रीज है, इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर ये चेक पॉइंट दे रहा है। और ये मैथमेटिकल डेफिसिट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ज़्यादा समय तक वहां पर अगर ब्लॉक रहा, तो ये इम्पैक्ट ग्लोब के ऊपर आता ही रहेगा, राइट। अभी ये सब कुछ हो गया, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, ओके। बट हम यहाँ पर समझने बैठे इंडिया के लिए, इंडिया में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, या इंडिया के अंदर उसका असर हमको डायरेक्ट क्या देखने मिलेगा। 21 यहाँ से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने मिलेगा, जो 21 मिलियन 21 मील का, सॉरी, जो माइल्स का जो डिस्टेंस है, जिसमें से 2 मील में पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है वर्ल्ड का 20% क्रूड्स, LNG और LPG का, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या है। हमारा 50% क्रूड इंपोर्ट्स ट्रांजिट फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, 70% ऑफ LPG जो कुकिंग गैस है हमारा वो, और लगभग 100%, क्योंकि कतर इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हमको LNG सबसे बड़ा सप्लाई करता है, तो ये बहुत बड़ा LNG सप्लाई हमारा वहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से हमारा अटका पड़ा हुआ है। सो अगर हम आज क्राइसिस देख रहे हैं इंडस्ट्रियल जो यूज़ है LNG का, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, तो ये इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को हमको मिल रहा है। यहाँ पर डिपेंडेंसी इंडिया इंपोर्ट्स रफली 80, ये नंबर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है कुछ, टोटल क्रूड 50% और नेचुरल गैस का हमारे पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। द कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली challenges physically energy security and essential domestic fuel availability for beyond price, जो मिरर प्राइस स्टेबिलिटी, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक इम्पैक्ट यहाँ पर हमको दिख रहा है। दूसरा इम्पैक्ट जो एक्चुअल हम देख सकते हैं वो है एग्रोकेमिकल लिंक। एग्रोकेमिकल लिंक, उसमें गल्फ से LNG आता है एंड सल्फर फ्लोज हॉल्ट 20% ऑफ ग्लोबल फर्टिलाइजर ट्रेड। ग्लोबल का जो फर्टिलाइजर ट्रेड है उसका 20% ये डिपेंड है LNG और सल्फर के ऊपर। उससे इम्पैक्ट क्या होगा, नाइट्रोजन एंड यूरिया प्लांट्स का जो हेविली डिपेंड है LNG के ऊपर, लगभग 26 to 28 मिलियन टन यूरिया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको LNG की रिक्वायरमेंट है। वो LNG जैसे ही यहाँ पर लॉक हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा, जो फर्टिलाइजर हमारे पास बनने चाहिए, जो या फिर हमारे पास प्री सीजन जो हमारे पास अवेलेबिलिटी चाहिए क्रॉप सीजन के पहले, वो डिक्रीज हो सकती है, वो कम हो सकती है, तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर फूड इन्फ्लेशन के ऊपर अपने को देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट है, डिप्रेस्ड ऑफ क्रॉप यील्ड, 26-27 का जो हमारा जो क्रॉप का यील्ड है वो डिक्रीज हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ग्लोबल का जो फूड इन्फ्लेशन है वो उसमें प्राइस गेन हो सकता है। तो ये इमीडिएट इम्पैक्ट या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, इंडिया के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स जो है फ्लैश वार्निंग जो बोल रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट जो है, जो लगभग 1.9 से लेकर 2.2% तक है, इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। 30 to 40% बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट हमको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पर करंट अकाउंट डिफिसिट में। सेकेंड, जो 10% ऑफ स्पाइक इन क्रूड ऑयल एड्स अप्रोक्सीमेटली 30 बेसिस पॉइंट ऑन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी है हमारा, वो 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकता है, अज्यूमिंग फुल पास थ्रू, मतलब अगर पूरा पास कर दिया तो,
बट गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा कर रही है, अगर आपने ठीक से देखा होगा। मैं पेट्रोल डीजल का प्राइस लास्ट 7-8 डेज से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट स्टेबल। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, 93.47 पैसा पर लीटर का रेट है पेट्रोल का दिल्ली के अंदर। सो लास्ट 7-8 डेज से इज स्टेबल। डीजल का रेट भी स्टेबल करके रखा है गवर्नमेंट ने। तो एलपीजी में सिर्फ बढ़ाया उन्होंने, उसका पैनिक हम देख रहे हैं, हर जगह चालू हो गया कि सिलेंडर्स लेके आओ, उसको जमाखोरी चालू कर दी है, राइट। लेकिन पेट्रोल डीजल में गवर्नमेंट बहुत स्मार्टली प्ले किया है, जिसकी वजह से बेनिफिट ये हो रहा है कि एटलीस्ट अभी तक वो पैनिकनेस इंडिया के अंदर आया नहीं है, राइट। सो ये अभी तक उन्होंने जो पास करना चाहिए वो इम्पैक्ट पास नहीं किया है। और तीसरा इम्पैक्ट जो है, जो हमारा $716 बिलियन का हमारा रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व, उसके ऊपर इसका डिप्रिसिएशन का बहुत बड़ा खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे ही क्रूड का प्राइस बढ़ता है, डॉलर नीचे आता है, कमोडिटीज ऊपर जाई तो डॉलर नीचे आता है, इट्स अ सिनेरियो। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जो फॉरेक्स है उसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, राइट। सेकेंड, सीधा मार्केट में FIS क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 12,000 करोड़ लगभग बेचा, 12,048 करोड़, और लगभग डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इट्स आइडियल, मतलब जस्ट फॉर एक्चुअल नंबर ये चेंजेस हो रहे हैं डे टू डे। बस हो क्या रहा है सीनियर में आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि DI जाके बाय कर रहा है 12,068 करोड़, और फॉरेनर्स FIS जाके बेच रहे हैं। तो ये जो चल रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारे को आने वाले समय में वॉर की वजह से FIS यहाँ से बेच के जो सेफ हेवन है, सेफ हेवन में गोल्ड या फिर जो कंट्री जहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, वहाँ पर जाके अपना पैसा पार्क कर रहे हैं इंडिया से निकाल के, और सिर्फ DIS है जो हमको बचा रहा है यहाँ पर। जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है, इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या है, उसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे को है। जिसमें हमारा बासमती राइस लगभग 3,000 कंटेनर्स अपना कांडला मुंद्रा पोर्ट के अंदर स्टैक हो गया है। लगभग 2 लाख से लेके 4 लाख मेट्रिक टन बासमती राइस हमारा लॉक हो गया है, क्योंकि हमारे जो मेजर बायर्स है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है यहाँ पर, जो लॉक हो गया है। सेकेंड, इंडिया जो एक्सपोर्ट वैल्यू जो उसके इम्पैक्ट आएगा $1.2 बिलियन इन गुड्स टू ईरान एनुअली, हेविली कॉन्सेंट्रेटेड इन बासमती राइस $7.47 मिलियन। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पल्सेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस तरीके से आएगा कि हमारा जो पल्सेस का इंपोर्ट है वो म्यांमार और अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत सारा है। आज के तारीख में क्या हो गया कि जितने भी शिपिंग कंपनीज या शिपिंग अलाइंस है, इनका प्राइस बढ़ गया है, इनका इंश्योरेंस का प्राइस बढ़ गया है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पल्सेस के प्राइजेस के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा रिस्क, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर वॉर लंबे समय तक बढ़ जाती है या लंबे समय तक चलती है, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारा जो 9.05 मिलियन इंडियंस जो मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं, वो वहां से हमको लगभग $80 बिलियन का रेमिटेंस आता है एवरी ईयर। इट्स फार मोर, इस लगभग मेरे ख्याल से अभी ये, हाँ, मिडिल ईस्ट से 80 है, बाकी दूसरे कंट्री से अलग है। सो $80 बिलियन का जो हमारा रेमिटेंस है, जो वहां से जो वो पैसे कमाते हैं वहां पर, वो इंडिया में जो भेज रहे हैं, वो $80 बिलियन का इम्पैक्ट या उसके अंदर कमी आना पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये वॉर लंबी चलती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हो सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट हमको डायरेक्ट रेमिटेंस में यहाँ पर आ सकता है। हाँ, और एक अच्छी बात है, जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो प्रूव हुआ है कि जब मार्केट नीचे आया है तब फायदा हुआ है। क्योंकि जैसे डीप आएगा, 2011 में डीप आया था, शॉर्ट टर्म डीप आया था अरब स्प्रिंग का, उसका बेनिफिट मिला था। सिरिमिया जो उसका इम्पैक्ट 2014 में था, उसका लगभग रिटर्न्स 31% निफ्टी 50 मिले थे। उरी का जो स्ट्राइक हुआ था, वहां पर भी जो एक डीप आया था, उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम में अपने को मिला था। रशिया यूक्रेन वार हुआ, वहां पर एक डीप आया, लगभग 5% का इन्वेंशन, इमीडिएट एक दिन के अंदर नीचे रेट अपने आए थे, मार्केट टूट गया था। बट उसका लॉन्ग टाइम अगर हम इम्पैक्ट देखें, जब मार्केट टूटा है या जब मार्केट ने या वर्ल्ड सिनेरियो में मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट किया है, तब तक लॉन्ग टाइम में अपने को उसका प्राइस बेनिफिट हुआ है। तो एज अ शेयर मार्केट या एज अ मनी मार्केट क्या हो सकता है अभी जो डीप आई है, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है
इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जियो पॉलिटिकल टेंशन कैपेबिलिटी बिल्ड किया है, इंडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है वो इसके पीछे छुप नहीं सकता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम में इसका अपने को इम्पैक्ट आया है, और लॉन्ग टाइम में अगर इसको देखें, आने वाले साल 2 साल या 3 साल 5 साल के लिए अगर हम देखते हैं तो मार्केट इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा, या इसका जो यील्ड आएगा या बेनिफिट मिलेगा वो पॉजिटिवली यहाँ पर अपने को मिल सकता है। करना क्या है हमको, जो फाइनल स्लाइड, इन्वेस्टर प्लेबुक, नेविगेटिंग वोलेटिलिटी विद डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन। 3 चीजें करनी है। 3 चीजें क्या करनी है? नंबर 1, इमीडिएट मॉनिटरिंग करना है। ब्रेंट क्रूड जो है वो $90 के ऊपर अगर जाता है तो हमारे जो डेफिसिट है उसके ऊपर, उसका अकाउंट डेफिसिट है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है। इसको मॉनिटर करो। नंबर 1, वो मार्केट के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड, एफआई जो आउटफ्लो कर रहा है, जो पैसा लेके जा रहा है, और डीआई इनफ्लो कर रहा है, इसको मॉनिटर करो। सेकेंड फैक्टर। थर्ड, हार्मोन, स्टेट ऑफ हार्मोन्स में वहाँ का जो ट्रैफिक है उसका जो डेटा रिलीज हो रहा है, इसके ऊपर मॉनिटरिंग करो। 3 चीजें मॉनिटर करना है इंपॉर्टेंटली, जो आने वाले समय में बेनिफिट रहेगा फॉर मार्केट और अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है इसको बचाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 3 चीजें। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, मेंटेन रिगरस इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन ओवर इमोशनल पैनिक। मेरे ख्याल से ये बेसिक है, फंडामेंट है कि इमोशनल पैनिक करने के बजाय बेसिक फंडामेंटल, हमको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अगर हमको भरोसा है तो हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है। शॉर्ट टाइम में अगर इसका डीप मिल रहा है, इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ो, माइंडसेट अच्छा रखो, और रिगरस डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इसमें करते रहो। डू नॉट कंफ्यूज अ टेम्पररी जियोपॉलिटिकल सप्लाई शॉक विथ अ स्ट्रक्चरल डिटेरेशन ऑफ इंडियाज अंडरलाइंग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। जो मैंने पहले बोला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया का जो फंडामेंटल, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन ना करें, उसको मतलब हम अंडर एस्टिमेट ना करें, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। थर्ड, एक्शनेबल मूव्स, एग्जीक्यूट स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द मार्केट डिप्स, कैप्चर वैल्यूज। मेरे ख्याल से वैल्यू बाइंग सबसे बड़ा इम्पैक्ट आज की तारीख में अपने को मिल रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनीज अच्छी वैल्यू पे आज अगर अवेलेबल है तो उसके अंदर इन्वेस्ट करो। किस स्टॉक के ऊपर या किन चीज़ों पे ध्यान रख रहा है, तो मुझे लगता है अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जो है उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं डायरेक्टली। सेकेंड, डिफेंस के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि डिफेंस, इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा, इसे लास्ट साइड, इसको थोड़ा एलिब्रेट करूंगा अगर आप, इफ यू अलाउ मी। वैसे टाइम से पहले खत्म किया मैंने। डिफेंस ये एक ही वर्ड है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय में इंडिया के अंदर देखने मिलेगा। क्यों? अगर आप, इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था 3-4 दिन का, उस वॉर में पाकिस्तान ने ड्रोन्स मारे थे इंडिया के ऊपर, राइट? थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स उन्होंने इंडिया के ऊपर मारे थे, फायर किए थे। बट इंडिया के अंदर कितने ड्रोन्स आके इम्पैक्ट किया, कोई बता पाएगा मेरे को? कितना परसेंट इम्पैक्ट किया था इंडिया को? हाँ, 100% हमने हवा में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, 100%। इतना बड़ा एक्यूरेसी रेट था। अभी जब ईरान मार रहा है, ड्रोन्स मार रहा है, और जो उनके जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, जो बाकी डिफेंस सिस्टम है, इसका एक्यूरेसी रेट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? इसे 96%। अगर 100 मार रहे हैं तो 4 जाके हिट हो रहे हैं। तो ईरान भी बड़ा भारी प्ले कर रहा है। वो क्या कर रहा है, 50-100 ड्रोन एक साथ मारता है, उसके पीछे एक बैलिस्टिक मिसाइल मारता है या 2 बैलिस्टिक मिसाइल मारता है। सो ड्रोन जो डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन्स को मारने में रह जाए और बैलिस्टिक मिसाइल हिट कर जाए। तो 96% का इनका सिर्फ रेशो है। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री, जो 10 कंट्रीज को इसका इम्पैक्ट हुआ है, दे आर रीथिंकिंग अबाउट देयर डिफेंस सिस्टम। अच्छा, दूसरा उसका एक पार्ट हुआ है, एक ड्रोन बनाने की कॉस्ट है $20,000, $20,000 से $40,000 अप्रोक्सीमेटली एक ड्रोन बनाने की कॉस्ट जो ईरान को लग रही है। उसको मारने के लिए क्या कॉस्ट लग रहा है पता है? लगभग $2 करोड़। इंडिया की भाषा में हम बात करें, इंडियन रुपीज में बात करें, 20 से 40 हज़ार में ड्रोन बन रहा है जो हवा मार रहा है। उसको ठोकने के लिए 2 करोड़ की या उससे बड़ी अमाउंट की मिसाइल कॉस्ट लग रही है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर यूएस, इजराइल, कि 20,000 के प्रोडक्ट के लिए या ड्रोन के लिए इनको 2 करोड़ का मिसाइल मारना पड़ रहा है। ये लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला है।
राइट? तो इंडिया के लिए डिफेंस के लिए बेनिफिट क्या हो सकता है? जैसे ये वॉर खत्म होगी, जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, इन्होंने डिक्लेयर किया, अगर किसी ने पढ़ा होगा, वो जो उनका डिफेंस का जो उनका सिस्टम है, या उसके ऊपर वापस रीथिंक करने का उन्होंने प्लान किया कि हम इसको वापस किस तरीके से, क्योंकि यूएई या दुबई वर्ल्ड का सेफेस्ट कंट्री है, ऐसा वो प्रमोट करते थे, राइट? और उस तरीके से वहाँ का रियल एस्टेट को बेचते थे। आज जैसे ही एक ड्रोन जाके लगा बुर्ज खलीफा को उनका वो वर्ल्ड मैप क्या है उनका, पाम जुमेरा को मारा, वो वर्ल्ड मैप जहाँ पर बना है, मतलब जो उसके हॉटस्पॉट है, उसके जो एयरपोर्ट्स थे, जो सबसे ज्यादा सेफ प्ले करता, बता रहा कि वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट प्लेस कौन सी है, तो दुबई है, राइट? सब लोग दुबई शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे। जैसे ही ड्रोन मारा, उसका जो सबसे बड़ा उसने जो जिसको बेच रहा था सिक्योरिटी, वही खत्म हो गया। एक ड्रोन ने उसका पूरा ट्रस्ट जो था उसके ऊपर है वो खत्म कर दिया। और वो ट्रस्ट हो सकता है या है इंडिया के डिफेंस सिस्टम के ऊपर। सो मे बी इन फ्यूचर, मे बी मतलब उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है आने वाले समय में मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ साथ वर्ल्ड के जितने भी जहाँ पर वॉर जोन्स का प्रॉब्लम है, वो हर कंट्री हमारा डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहेगी, या शायद हमारे से वो सब चीज़ें, ब्रह्मोस का जैसे डील अभी हमने रिसेंट इंडोनेशिया के साथ में देखा, लगभग $600 मिलियन का एक इम्पैक्ट वहाँ पर हुआ। तो ये आने वाले समय में डिफेंस इज अ बिग पिक्चर फॉर इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन मार्केट के लिए। एंड ऑफ कोर्स गोल्ड है, तो है, गोल्ड तो है ही सबके साथ में। सो ये आज का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ मेरे ओर से। एंड जो इंसाइट्स या जो रिसर्च मैंने किया, या जो चीज़ें मैंने ढूंढ के निकाली, ये सब आपके सामने प्रेजेंट की। प्रेजेंटेशन एआई का बेनिफिट है,